गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पहले पढ़ेंगे और उसके बाद चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें मैं आज आपको मीन फ्री पाथ भी बताऊंगा और मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बताऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग आज प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज थोड़ी क्लास ये लंबी होने वाली है, तो थोड़ा ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले पिछले क्लास में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा DOF यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसमें आपको मैंने ये कहा था डिग्री ऑफ फ्रीडम एक नंबर है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जो अलग अलग गैस के नेचर के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मोनो एटॉमिक के केस में मैंने आपको कहा मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है 3, और ये तीनों का तीनों उसके ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड थे। डायटॉमिक की बात करें बच्चों, डायटॉमिक की बात करें तो इसके लिए 5/7 सामान्य टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे हम लोग 5 लेते हैं, जिसमें 3 ट्रांसलेशन के लिए और 2 रोटेशन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हो तो 2 और ऐड करेंगे, दैट इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स वाई वो क्या हो जाएगा 7। लेकिन आपको 5 को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हम लोग जितने भी प्रॉब्लम्स को करते हैं उसमें जो तापमान रखा जाता है टेम्परेचर वो नॉर्मल, अनटिल कि आपको किसी प्रॉब्लम में टेम्परेचर वेरी हाई ना दे दे, आप ये मान के चलो कि आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे ही काम करना है, ओके। इसके बाद नंबर आता है ट्राइएटॉमिक का, ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक। तो इसका थोड़ा सा आपका जो है एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है और इसमें बहुत सारी वेरिएशन है, लेकिन मोर और लेस आप बोल सकते हो कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन के भी 3 होंगे और ट्रांसलेशन के भी 3, क्योंकि थर्ड एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, जिसकी वजह से जहाँ डायटॉमिक में 2 रोटेशन हो रहा था, यहाँ पे 3 रोटेशन एंड 3 ट्रांसलेशन। और हाई टेम्परेचर पे अगेन वाइब्रेशन भी ऐड होगा, यहाँ पे तो 2 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 8, ओके। मेनली आपको ये 3 और इसका 5 याद रखना, इसके बीच तो बहुत सारा काम होता है, इस पे भी काम होगा कभी कभी, ठीक है। अब सवाल ये है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने क्यों पढ़ना शुरू किया था। देखो, पहले हमने गैस के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को तो कैलकुलेट कर ही लिया था, जो कि कितना था 3/2 kT, कितना था 3/2 kT। लेकिन फिर हमने कहा कि गैस ट्रांसलेशन के अलावे और भी बहुत कुछ कर सकता है, लाइक आपका रोटेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अगर हम गैस के इन सारे एनर्जी को कंसीडर करें तब उसकी एनर्जी कितनी होगी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसियस एटम या गैसियस मॉलिक्यूल। क्योंकि जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे बच्चों, तो सिर्फ ट्रांसलेशन बोलने से नहीं चलेगा, जितनी भी पॉसिबल वहाँ पे एनर्जी हैं, चाहे वो वाइब्रेशन से रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज़ से, उन सभी को कंसीडर करना पड़ेगा। दैट्स वाई हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ना शुरू किया। और डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जो अपना टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट आपका पैरामीटर है, इसलिए उसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब सवाल यह है कि एक बार जब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे। तो नेक्स्ट बच्चों, अब गैस के इंटरनल एनर्जी को हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उस इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक लॉ की जरूरत पड़ेगी, और जिस लॉ का नाम है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अभी हम लोग पढ़ेंगे इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो आज का हेडिंग है, ठीक है। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज का अपना हेडिंग है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब ये लॉ क्या बोलता है? पहली बात, इस लॉ को दिया था मैक्सवेल ने। किसने दिया था? मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों
ये जो कि जिसका मैथमेटिकल डेरिवेशन अपने इस क्लास के स्कोप से ऊपर है, हम लोग इसका सिर्फ स्टेटमेंट का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो बच्चों, मैक्सवेल ने क्या बोला था कि अगर मान लो किसी गैस मॉलिक्यूल के डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या n है, तो उसकी जो सारी एनर्जी होगी वो इस n नंबर्स में इक्वली डिवाइडेड होगी। कहने का मतलब समझो कि अगर मान लो जैसे मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम के दिन भी आपको समझाया था, मान लो हम लोग अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं, पैसा को इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे? बैंक में डाल दिए, हमने कुछ लैंड खरीद लिया, कुछ ज्वेलरी खरीद ली, कुछ शेयर मार्केट में लगा दिया, 4 तरीके से लगाया। तो मैक्सवेल बोलते हैं कि अगर आप 4 तरीके से पैसों को बांट सकते हैं, तो उनका कहना था कि ये जो बंटवारा होना चाहिए ये इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप इन चारों में 25, 25, 25, 25 सभी को 25, 25 दोगे। दैट इज कॉल्ड इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। आप नाम से देखो, नाम से भी क्लियर है, इक्वी मतलब समान, पार्टीशन मतलब बांटना, है ना? तो एनर्जी को इक्वी पार्टीशन में, इक्वल पार्ट में बांटना। तो दोस्तों, अब यहां पे हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस molecules will be equally divided among its all degree of freedom। आ रही है बात समझ में? तो मैक्सवेल ने कहा कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल विल बी इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग ऑल इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द एवरेज एनर्जी, साथ ही साथ उन्होंने बताया भी कितना होना चाहिए, द एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ each degree of freedom will be equal to half kT। अब जरा ध्यान से देख लो भाई, इसको मैं थोड़ा बॉक्स में कलर करके लिख दे रहा हूं, हाफ kT, ठीक है? जहां पे बच्चों वेयर के जो है आपका ये बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है बच्चों, और टी जो है ये आपका टेम्परेचर इन केल्विन एब्सोल्यूट स्केल पे। दोस्तों, दिस इज इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग किसी भी गैस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है बच्चों, वो गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी उसके हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच इक्वली डिवाइडेड होती है, और न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू हाफ kT। कितना हो गया? हाफ kT। तो इनफैक्ट अगर हम लोग बोलें तो यहां पे कह सकते हैं बच्चों, एनर्जी सो एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसे ध्यान से लिख लेना बच्चों, इज इक्वल टू F इंटू हाफ kT। अगर गैस के किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी आप जानना चाहते हो बच्चों, तो आपको करना क्या है, आपको सीधा F को यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम को
हाफ KT से मल्टीप्लाई कर देना है, वेयर F जो है आपका वो है DOF। आप DOF का मतलब तो समझ ही जा रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप लिख लो, फिर इस पे हम लोग काम करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे फॉर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए, तो मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की अगर एनर्जी देखना चाहोगे तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 3/2 kT। कितनी हो गई? 3/2 kT। क्लियर है? तो देखो, जैसे मान लो हीलियम की बात करें, है ना, जो भी मोनोएटॉमिक है, तो उसकी एनर्जी हो गई 3/2 kT, क्योंकि इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हम लोग लेते हैं बच्चों? 3। अब इसमें एक बात और गौर करना कि ये जो K है, K तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, R/n0, और T हो गया टेम्परेचर। तो एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है। मोनोएटॉमिक गैस में कोई भी हो, चाहे हीलियम हो चाहे क्रिप्टन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको टेम्परेचर ही डिसाइड करता है कि उसकी एनर्जी कितनी होगी एक मॉलिक्यूल की। फॉर डायटॉमिक की बात करें बच्चों, डायटॉमिक, तो डायटॉमिक की बात करें, गैस मॉलिक्यूल की बात करें, डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की, तो इसकी जो एनर्जी हो जाएगी बच्चों 5/2 kT, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बच्चों? 5। ठीक है। ट्राइटॉमिक की बात करें, अब डायटॉमिक में देख लो, डायटॉमिक में चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, डायटॉमिक होना चाहिए। तो सबकी एनर्जी देखो सेम है जब तक कि वो डायटॉमिक होगा। अगर बात करें बच्चों ट्राई एटॉमिक की, तो ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की बात करें, तो ये हो जाएगा 6/2 kT। हाई टेम्परेचर पे कुछ और लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से एक एक मॉलिक्यूल का, अब ये याद रखना, ये एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की। अगर आपसे कोई पूछे कि यार नहीं, मेरे को पूरे सैंपल का बताना है ना, n मोल्स का, मान लो अब जैसे कि ऐसे आ जाए इक्वेशन जो अब आपको काम का है। जैसे मान लो ये चैम्बर है, ठीक है, अब इसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है बच्चों यहाँ पे वो है n, ठीक है। तो इस पूरे सैंपल की अगर इंटरनल एनर्जी मेरे से कोई पूछेगा तो कैसे जवाब देंगे हम लोग? तो सीधा कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया n, और एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होती है? F/2 kT। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी मैंने ये तो नहीं बताया कि इसमें कौन सा गैस मॉलिक्यूल है, तो सीधा मैंने लिख दिया F/2। तो ये हो गया एक मॉलिक्यूल का, एंड दिस इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो एक फॉर्मूला आएगा जो आपको ढंग से याद रखना है, बहुत काम आएगा। और ये क्या है बच्चों? ये टोटल इंटरनल एनर्जी है। ये जो है आपका, ये कह सकते हो कि ये जो गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी है, टोटल इंटरनल एनर्जी, ये गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, F/2 को आगे ले आओ, ठीक है, F/2 को हमने आगे कर लिया, इंटू n, और K को लिख सकते हैं R/n0। n0 क्या है? एवोगाड्रो नंबर, इंटू टेम्परेचर T। तो दोस्तों देखते जाओ बस क्या हो रहा है। सो F/2 और ये n/n0 इंटू RT। n/n0, व्हाट इज दिस? n/n0, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर को हम लोग नंबर ऑफ मोल बोल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों U इक्वल्स टू आ गया आपका F/2, और ये लिख सकते हैं nRT।
अब ये फॉर्मूला आज से आप याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब देखो, इसके लिए मैंने तुम्हें सारी चीज़ों को बताया, डिग्री ऑफ फ्रीडम को, कि एक गैसियस चैम्बर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, F/2nRT। अब अगर मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए, मोनो की बात करेंगे तो F के जगह 3 रख देंगे, तो 3/2nRT। अगर डायटॉमिक की बात है बच्चों, डायटॉमिक की बात, तो ये हो जाएगा 5/2nRT। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये किसी गैस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है उसको बताता है, F/2nRT। इसका एक और फॉर्मेट कर सकते हैं, nRT की जगह आप PV भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले से जल्दी से राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों, उस फॉर्मूला को, U वाले फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं F/2, ठीक है ना, और nRT की जगह P/V भी लिख सकते हैं। ये भी फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है ना। nRT की जगह हमने क्या लिख दिया, P/V। तो जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन आएगा, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, वो आप एकदम आराम से कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक काम करते हैं, अब जैसे मान लो कि तुम्हें एक चैम्बर दिया गया, ठीक है ना, तुम्हें एक गैसियस चैम्बर दिया गया, मान लो ऐसे एक गैसियस चैम्बर है और इसमें 2 टाइप के मॉलिक्यूल है। ये आपका जो ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूं, ये है हाइड्रोजन का, तो N1 4 मोल्स ऑफ H2, ठीक। और इसके अलावे इसमें एक और गैस है, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, एंड दैट इज N2। N2 जो है 6 मोल्स ऑफ हीलियम, ठीक है। तो टोटल एनर्जी, इसकी इंटरनल एनर्जी आपसे कोई पूछता है और टेम्परेचर T है। तो पहली बात सुनो, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। अगर कोई गैसियस चैम्बर है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर कोई गैसियस चैम्बर है, उसमें 2 अलग अलग नेचर के गैस को मिक्स किया गया है, तो इतना आप ध्यान रखना हमेशा कि उन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, क्योंकि दोनों को आपस में मिक्स किया गया है, मतलब उनको अलाउ किया गया है कि वो एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करके एक इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इतना तो आप दिमाग में सेट रखना कि एक साथ मिक्स कर रहे हैं तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम। तो अगर टोटल एनर्जी पूछ रहा है बच्चों, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो एनर्जी H2 का, ठीक है, अब प्लस एनर्जी किसका, हीलियम का, दोनों को ऐड करना होगा, ठीक है। अब दोनों गैस में का नेचर क्या है आपका, चेंज, दोनों की जो नेचर है वो अलग अलग है। तो देखते हैं क्या कैसे होगा। तो हाइड्रोजन गैस क्या है, डायटोमिक। तो डायटोमिक के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, तो डायटोमिक के लिए 5/2 इंटू nRT। तो n की वैल्यू कितनी है, 4, तो लिखोगे 4 इंटू RT। प्लस हीलियम के लिए क्या लिखोगे बच्चों, तो हीलियम के लिए एक मोनोटॉमिक गैस का होता है 3/2, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, 6। तो आप यहाँ 6 पुट करोगे इंटू RT, टेम्परेचर तो सेम ही लेना है। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका 2 टाइम्स में, तो ये हो गया 10RT, और बच्चों ये 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो ये हो गया 9RT, ठीक है, 10RT एंड दिस इज 9RT। तो ऑटोमेटिकली टोटल एनर्जी जो निकल के आ गया बच्चों 19RT। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। तो ऐसे करके हम लोग को
क्वेश्चन आता है और ये पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप जल्द से जल्द इसे लिख लें। तो दोस्तों अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो आपके सामने ये यहाँ पे एक गैसियस चैम्बर दिया हुआ है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके बच्चों, अब ये जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इनके बीच में ये वॉल लगा दिया गया है, सेपरेटर। और ये जो वॉल है एडियाबैटिक वॉल है। ये जो वॉल है एडियाबैटिक वॉल है। अभी मैं समझाऊंगा कि डायथर्मिक क्या होता है। डायथर्मिक का मतलब होता है कि ऐसा दीवार जो हीट को आने जाने दे। जैसे कि मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर का कम, तो हीट ट्रांसफ़र होकर अंदर आ जाए, या अंदर का ज़्यादा है, बाहर का कम हो तो अंदर से बाहर जाए। तो ऐसे वॉल को, ऐसी दीवार को हम लोग बोलते हैं डायथर्मिक वॉल। लेकिन एक दीवार और होती है जिसका नाम है एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल ये किसी प्रकार के हीट के एक्सचेंज नहीं होने देती है। तो मान लो इधर आपने हीलियम डाल दिया। क्या डाल दिया? हीलियम 3 मोल्स। कितना मोल्स? 3 मोल्स। और टेम्परेचर है इसका 2T0, अलग टेम्परेचर है। इधर आपका है हाइड्रोजन जिसके टोटल 4 मोल्स हैं, ठीक है। और बच्चों जिसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर जो आपका है वो है मान लेते हैं 5T0। क्लियर? ये दोनों अलग अलग है, टेम्परेचर अलग अलग है, क्योंकि बिकॉज बीच में जो आपका है ये एडियाबैटिक वॉल है जो हीट को आने जाने नहीं दे रहा। एट एनी मोमेंट the wall is removed from gaseous chamber। इस चैम्बर से इस वॉल को हटा दिया गया। तो जैसे ही आप हटाओगे तो आपको क्या दिखेगा? हटाते के साथ आपको दिखेगा क्या कि आपको ये सीधा एक चैम्बर मिल गया और ये दोनों गैस जो हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों गैस मिक्स हो गए तो आपको इसका टेम्परेचर बताना है, किसका टेम्परेचर कितना होगा। और ये मान के चलो कि सराउंडिंग में कोई लॉस, नो हीट लॉस, कोई हीट लॉस सराउंडिंग में नहीं हो रहा है। तो आप जल्दी से इसका टेम्परेचर बताओ कि अगर इस पार्टीशन को हटा दें तो टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करो। तो दोस्तों अब देखो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपकी जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है वो फाइनल के बराबर होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी भी प्रकार के लॉस को नेगलेक्ट किया है। ये मान लिया है कि बाहर में कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। तो इनिशियल एनर्जी इस चैम्बर में देखो कौन कौन है, 3 मोल्स ऑफ हीलियम यानी मोनो एटॉमिक। तो लिखोगे 3/2, नंबर ऑफ मोल्स हैं 3, ठीक है। nRT, R की जगह R और टेम्परेचर की जगह लिखोगे 2T0। क्लियर? फिर देखो ये दोनों को एक सिस्टम मान के चलो। हाइड्रोजन डायटोमिक है 5/2, ओके। मॉलिक्यूल्स की संख्या है 4, मोल्स की संख्या है 4 इंटू R और टेम्परेचर है 5T0। फाइनली देखो जब ये दोनों मिक्स हो गए तो इनका तो एक कॉमन टेम्परेचर ही T होगा कि नहीं होगा?
तो अब इस केस में सीधा देखो, और नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेंगे, वो तो मोल्स के गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तो उस चैम्बर के अंदर ही हैं, आपस में मिक्स हो गए हैं बस। तो ये लिखेंगे 3/2 इंटू 3RT, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए 5/2 और मोल्स की संख्या है 4 इंटू R/T। अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा। पहले तो by 2 and R, by 2 and R, by 2 and R, by 2 and R कैंसिल हो गया। अब इधर देखो क्या हो रहा है, 3 इंटू 3 9 इंटू 2, तो 9 इंटू 2 हो गया आपका 18, 9 इंटू 2 18 T0, दिस इज 18 T0 प्लस यहाँ पे देखो 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100 T0, ये हो गया आपका 100 T0। एंड RHS में क्या होगा बच्चों, 9T अब प्लस 20T, है ना, 20T, 9T प्लस 20T। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों ये आ जाएगा आपका 29T इक्वल्स टू, इसको ऐड कर दोगे, दिस इज 108 T0। सो T इज इक्वल टू 118 अपॉन 29 T0। दिस इज द आंसर। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, दैट्स वाई मैंने आपको ये सॉल्व करके बताया। तो आप इस तरीके से समझो कि इंटरनल एनर्जी, तो मेरा मेन मकसद क्या है, आपको यहाँ से इस चीज़ को अच्छे से आपके दिमाग में बिठा देना कि गैस की इंटरनल एनर्जी F/2 nRT है, ये आप याद करके चलो। और अगर एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, याद रखना ये पूरे सैंपल की, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें एनर्जी, तो बस आपको करना क्या है, जहां आप nRT लिखते हो वहां लिखोगे F/2 kT लिख देना है, बस तुम्हें क्या लिख देना है, F/2 kT। ओके, चलो लिख लो इसे। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखो। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखो कि क्या इसका आंसर आएगा। फाइंड रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 मोल ऑफ H2 to 6 moles 6 to एक सेकेंड टू ट्रांसलेशनल, अब इसमें थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा चाहिए आपको। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 moles ऑफ हीलियम। अब इसे सॉल्व करना है, अब जल्दी से आप सॉल्व करके देखो। तो आप ध्यान देना कि पूछ क्या रहा है बच्चों। चलो सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान दो बच्चे, 4 moles ऑफ H2, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि 4 moles ऑफ H2 दिया हुआ है और 6 moles ऑफ हीलियम दिया हुआ है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे सिर्फ RK ही लेना है इसका, और इसके लिए क्या लेना है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान देना होगा बच्चे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे टोटल इंटरनल एनर्जी की बात चल ही नहीं रही है, यहाँ पे दोनों का पर्टिकुलर एनर्जी की बात चल रही है। तो पहले हाइड्रोजन के लिए देखें, तो हाइड्रोजन के सैंपल की एनर्जी कितनी होगी, और एनर्जी जो है वो सिर्फ कौन सी वाली देखनी है, RKE। तो जो हम लोग फॉर्मूला लिख रहे थे बार बार, यही फॉर्मूला लिख रहे थे ना, F/2 nRT। तो यहाँ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ले रहे थे, लेकिन जब रोटेशन की बात होगी, सिर्फ रोटेशन की बात होगी, तो रोटेशन वाला लेंगे। तो हम लोग उस केस में थोड़ा ध्यान रखेंगे बच्चों कि हम लोगों को यहाँ पे सब ये नहीं लेना है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे
हाइड्रोजन गैस डायटोमिक, और डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन के लिए होता है सिर्फ 2, तो लिखेंगे F के जगह 2/2, है ना। F/2 में तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या सिर्फ 2 होगी, क्योंकि रोटेशन की बात चल रही है, सिर्फ रोटेशन की बात चल रही है। तो 2/2 nRT, n कितना, नंबर ऑफ मोल कितना है आपका 4। अच्छा, एट सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सेम दिया हुआ है, एट सेम टेम्परेचर, ये मान के चलो दोनों का टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, सेम। तो 2/2 n के जगह लिखोगे 4, r के जगह r, टेम्परेचर के जगह टेम्परेचर। अब देखो एनर्जी ऑफ हीलियम, अब हीलियम का TKE ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बच्चों, 3, तो लिखेंगे 3/2, ओके, इनटू नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं इसके, 6 रखो, R और टेम्परेचर तो वही लेना है, तो इनका रेशियो देखेंगे बच्चों अगर He/He, EH2/EHE, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, RT कैंसिल, तो 2 × 4 8 हो गया ऊपर में, और 3 × 6 18 हो गया नीचे में, है ना। 2 × 4 8, 3 × 6 18, बाकी ये 2 RT कैंसिल, तो ये आपका आ गया यहाँ पे 4 9। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि टोटल एनर्जी का रेशियो बोल रहा है या कोई पर्टिकुलर रोटेशनल ट्रांसलेशन की बात की जा रही है, तो ये सब भी इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, ठीक है दोस्तों, लिख लो। तो दोस्तों अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब ये क्या है, मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, टाइम को सेव करने के लिए पहले ही बना दिया। पहली बात सुनो, हम लोग डे 1 से क्या बात कर रहे हैं, डे 1 से बात ये कर रहे हैं कि जो गैसियस सैंपल है उसके सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल स्पीड से मूव नहीं करते, सबकी स्पीड क्या होती है, अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, जो तुमने मान लो हमने एक फॉर्मूला निकाला था VRMS इक्वल्स टू √3RT/m0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग अगर टेम्परेचर पुट करेंगे, मान लो 300 केल्विन, और ये सब सॉल्व करके मान लो आ गया 200 मीटर पर सेकेंड, एग्जाम्पल के लिए, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सारे मॉलिक्यूल जो हैं क्या यहाँ पे वो 200 मीटर पर सेकेंड से चल रहे होंगे सैंपल के, तो नहीं, बिल्कुल रॉन्ग। ये खुद में एक एवरेज, ये एवरेज ही है, सारे मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड से ही चल रहे थे। इस फॉर्मूला से आने वाला स्पीड VRMS आया, इसका मतलब सारे मॉलिक्यूल इस स्पीड से नहीं चलेंगे। तो मैक्सवेल का यही कहना था बच्चों, कि मैक्सवेल का कहना था कि ये जो आपका स्पीड है ये हर एक मॉलिक्यूल का डिफरेंट होता है, और ये डिफरेंट कितना डिफरेंट होता है, कितना से डिफर करता है, तो ये जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ आपको बता रहा है कि कितना से डिफर करता है। यानी स्पीड जो है आपकी वो एक ऑलमोस्ट 0 के अबाउट से लेके ये टेक्निकली कह सकते हैं कि इनफाइनाइट तक जाती है, एब्सोल्युटली इनफाइनाइट तक नहीं जाएगी, आपको भी पता है। तो स्पीड का, जैसे इस एक्सिस पे हमने स्पीड लिया हुआ है, तो मान लो मैंने मार्क कर दिया 50 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये हो गया 100 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया 200 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से मान लो मैंने मार्क कर दिया। तो आप देखो स्पीड लगातार हर वैल्यू पे कुछ ना कुछ है। इस एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, तो देखो ध्यान से देखना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग पर्टिकुलर वेलोसिटी, इस पे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन लिया गया है, जो मैक्सवेल के डेरिवेशन में dN/dV को रिप्रेजेंट करता था। देखो पहली बात, ये इसके डिटेल में ये क्या है नहीं जाना है, आपको बस एक चीज याद रखना है, इस ग्राफ से क्या सीखना है, इस ग्राफ से सिर्फ ये सीखना है कि इस एक्सिस पे मैंने स्पीड ले लिया, और इस एक्सिस पे समझ लो कि मॉलिक्यूल्स की संख्या, तो हर एक स्पीड के लिए मॉलिक्यूल्स की कुछ ना कुछ संख्या, यानी कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर स्पीड पे मूव कर रहा है। जैसे मान लो 100 वाले मॉलिक्यूल 100 मीटर पर सेकेंड से मूव करने वाले मॉलिक्यूल की ये फ्रैक्शन होगी,
लेकिन 200 से मूव करने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या सबसे ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए, तो हम लोग इस स्पीड को, जिस स्पीड पे एक पर्टिकुलर स्पीड पे मैक्सिमम मॉलिक्यूल आपका मूव कर रहे होंगे, उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं बच्चों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अभी इसकी वैल्यू भी कैसे निकाली जाती है वो फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा। तो मेरा क्या कहना, अभी कुछ लिखना मत, मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों कि इस ग्राफ के थ्रू मैक्सवेल ने यह बताया कि सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड आइडेंटिकल नहीं होती है। मॉलिक्यूल के स्पीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बड़े रेंज में होता है, समथिंग क्लोज टू जीरो से लेके क्लोज टू इन्फिनिटी तक, लेकिन मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की संख्या एक पर्टिकुलर रेंज में ही होती है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर स्पीड ऐसी होती है जिसपे सबसे ज्यादा, मतलब मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 70-80 मॉलिक्यूल्स उस पर्टिकुलर स्पीड को रखते हैं, और उस स्पीड का नाम उन्होंने क्या रख दिया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये इस ग्राफ को, ये ग्राफ ये दर्शाता है। ठीक है ना, तो जिसके लिए ये जो पीक आ रहा है, ये मत समझना कि ये वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, वेलोसिटी तो आगे जाने पे ज्यादा होगा, ये वो पोर्शन है, जैसे याद करो ऐसा ही हम लोग विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में लैम्डा का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे, तो ये वो स्पीड है जिसपे मॉलिक्यूल्स की संख्या मैक्सिमम होगी। क्लियर है, तो इस कर्व को लेके तो पहली बात तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स are distributed between 0 to infinity, close to, not exactly, ठीक है ना, exactly infinite तो नहीं होगा। ठीक है, और VMPS कौन सा हो गया बच्चे, MPS मतलब most probable speed। ठीक है, this is the speed at which maximum number of molecules will be moving। और दोस्तों मैक्सवेल ने इसके लिए जो फॉर्मूला दिया VMPS का, वो फॉर्मूला मैं अभी लिख के दिखा रहा हूं। सॉल्व करने पे वो फॉर्मूला आता है, ये सॉल्यूशन हम लोग को पढ़ना नहीं है, फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। ध्यान से देख लो क्या फॉर्मूला आया, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये जो फॉर्मूला आया बच्चों, ये VMPS इक्वल्स टू √2RT अपॉन m0, 2RT अपॉन m0। VRMS था 3RT अपॉन m0, VMPS जो है ये 2RT अपॉन m0। क्लियर, चलो अब एक चीज और देखो, ये जो तुम्हें ग्राफ दिख रहा है ना, इस ग्राफ का जो एरिया है, दिस एरिया विल गिव टोटल एरिया, जो देगा बच्चों एरिया क्या देगा, ये सब याद रखना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एरिया जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल। ऐसे भी डायमेंशनली चेक कर सकते हो, देखो यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वेलोसिटी है और यहां वेलोसिटी है, मल्टीप्लाई करोगे तो वेलोसिटी कटेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही इंटीग्रेट करके बचेगा। तो इस तरीके से इस ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल। अब टेम्परेचर का इस ग्राफ पे क्या असर पड़ेगा वो मैं भी समझाता हूं, पहले आप इसमें से लिख लो, इसे लिख लो। अब दोस्तों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। मान लो एक सेकेंड के लिए कि आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, इस पे तो वही है आपका dN/dV और इस पे आपका V है। ठीक, मान लो पहले आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया वो गैसियस सैंपल 80 केल्विन पे है, कितने पे है, 80 केल्विन पे, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, ये ग्राफ कब आया बच्चों,
जब हमने सैंपल का टेम्परेचर कितना रखा था, 80 केल्विन। ठीक है, अब क्या हुआ, सैंपल वही है, उसका टेम्परेचर को हमने कर दिया 300 केल्विन। कितना कर दिया, 300 केल्विन। तो देखो ग्राफ कैसा आएगा। अगर हमने 300 केल्विन कर दिया तो उसका जो ग्राफ आया बच्चों, और फिर मैं दोनों ग्राफ का मतलब समझाऊंगा, वो ग्राफ आया कुछ ऐसा। तुम क्या गौर कर रहे हो, देखो पहली बात तुमने क्या गौर किया, क्या क्या गौर किया, यहां देखो। एक तो तुमने देखा कि ये जो पीक आ रहा था, ये जो पीक आ रहा है, ये V1 पे आ रहा है इसका पीक, और इसका जो पीक आ रहा है वो V2 पे आ रहा है। तो तुम गौर से देखो। अच्छा, इसका टेम्परेचर मैं लिख दूं, ये ड्रॉ किया गया है 300 केल्विन के लिए। तो तुम ये स्पष्ट रूप से देखो कि V2 जो है वो ग्रेटर है V1 से। तो होना भी चाहिए, क्योंकि पीक जो है वो एमपीएस को रिप्रेजेंट करता है, और एमपीएस का फॉर्मूला अभी तुमको बताया मैंने, 2RT/m0। तो कहीं ना कहीं ये जो VMPS है ये प्रोपोर्शनल है √T के। तो T, तो इसका पीक अगर V1, अगर 80 केल्विन पे इसका पीक V1 पे आ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली उसका पीक उससे बड़ी वेलोसिटी पे आएगा। लेकिन एक बात गौर करोगे तुम, जो ये पीक की ऊंचाई है, ये जो फ्रैक्शन है, ये घट गया। कहोगे ये क्यों घट गया, कारण समझो। तुमको मैंने पहले ही बोला कि जो ग्राफ है, उस ग्राफ का एरिया देखो, ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया देता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका एरिया क्या देता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि किसी सैंपल के लिए क्या रहना है बच्चों, कांस्टेंट। अब मैं इसे बहुत क्लियर नहीं लिख रहा हूं, आपको समझा रहा हूं बस। तो सीधी सी बात है, पहले मान के चलो कि इसका एरिया ये था, एक रस्सी है, मान लो एक रोप है, एक स्ट्रिंग है जो ऐसे था। अब उस स्ट्रिंग को तुम ऐसे खींच के और दूर ले जा रहे हो, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाने का, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब वेलोसिटी और ज़्यादा दूरी तक डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो अगर उस रोप को खींचोगे तो एरिया आपको इस ग्राफ का क्या रखना है, कांस्टेंट, क्योंकि आपने सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ाया है। तो इसका मतलब है कि मैक्सवेल के केस में आप ये याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो पीक है वो आपका राइट की ओर शिफ्ट करता है, लेकिन पीक की जो हाइट है वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसा इसलिए ताकि इस ग्राफ का एरिया क्या रखा जाए, कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो चलो इसे लिख लो, इस चीज को आप समझना। एरिया को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, एरिया हर हालत में क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे तीनों स्पीड के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने इसके बारे में देखा था VRMS, जो क्या था आपका √3RT/m0। ओके था ना ये। इसका एक और फॉर्मूला था बच्चों, वो भी याद रखना आप, √3P/ρ, जहां रो क्या था आपका, डेंसिटी। ये भी कभी कभी काम आएगा, ये दोनों फॉर्मूला आप इसका याद रखना। उसके बाद अभी हमने देखा VMPS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसकी वैल्यू 2RT/m0। और एक स्पीड है बच्चों, दैट इज मीन स्पीड, सिंपल मीन। अब ये सिंपल मीन कैसे निकलता होगा, तो बच्चों सिंपल मीन ऐसे निकलता होगा कि V1 + V2 + V3 + ... एंड अपॉन n। हमने RMS के लिए तो स्क्वायर किया था, तब n से डिवाइड किया, फिर √, लिया। लेकिन अभी क्या करना, सीधा स्पीड को जोड़ दो, डिवाइड कर दो, तब जो आएगा इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मीन स्पीड। क्या बोलते हैं, मीन स्पीड। और इसकी वैल्यू भी मैक्सवेल ने कैलकुलेट की, और वो कैलकुलेट होके आ गया 8RT/πm0। देखो अब क्या है ना कि यूज तो हमें इसी का होना है, लेकिन एग्जामिनेशन में इन दोनों के बारे में भी पूछा जाता है। दैट्स वाई मैंने आपको इन तीनों वेलोसिटी के बारे में लिख दिया। और अगर देखा जाए तो इनको अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा RMS है, उसके बाद आपका हो गया VMS यानी मीन स्पीड,
और सबसे छोटा हो गया आपका VMPS। ये ऑर्डर आप याद रखना, कई एग्जाम में आ चुका है। अच्छा, एक बात और खास देखो, ये तीनों ही स्पीड किसके फंक्शन है? टेम्परेचर के, तीनों ही टेम्परेचर के फंक्शन है। इसके अलावे एक और पॉइंट मैं यहां पे हाईलाइट करता हूं आपके लिए, वो देखो, अगर तुमसे पूछे एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, आप देख रहे हो यहां पे मैंने एरो लगा दिया, बाकी जगह एरो नहीं है, मतलब ये स्पीड की बात हो रही है। ये जो भी है बच्चों, ये क्या है? स्पीड, स्पीड्स हैं, लेकिन यहां मैंने वेलोसिटी के बारे में लिखा है। तो एवरेज वेलोसिटी जो गैस के मॉलिक्यूल का 0 होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक लॉन्गर टाइम इंटरवल में गैस के मॉलिक्यूल का इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। तो ये आप याद रखना कि अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ ले बच्चे, एवरेज वेलोसिटी स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी, तो उसकी वैल्यू क्या दोगे? 0। ठीक है, चलो तो ये आप लिख लो इसको, फिर हम लोग अब एक चीज और पढ़ते हैं। तो अब आखिरी टॉपिक जो हम लोग यहां बात करेंगे, वो बात करेंगे मीन फ्री पाथ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? मीन फ्री पाथ। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब ये है क्या? तुम्हें मैंने बताया था कि जब कोई गैस मॉलिक्यूल चलता है, ठीक है ना, जब कोई गैस मॉलिक्यूल चलता है तो उसके कॉलिजन्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ आपस में, वॉल के साथ भी होता है लेकिन आपस में भी होते हैं। अब जब वो आपस में टकराएगा तो ऐसा है कि जैसे मान लो कि एक काम करते हैं, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं। मान लो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और अपने इंटरेस्ट का कोई एक मॉलिक्यूल ले लो, उसका कलर मैं चेंज कर देता हूं। ये अपने इंटरेस्ट का मॉलिक्यूल है, ये गया इससे टकराया, और कॉलिजन सारे इलास्टिक होंगे, फिर ये इससे टकराया, फिर ये इससे टकराया, फिर इससे टकराया, मान लो टकराया। हर दो कॉलिजन के बीच में ये जो रेड कलर से देख रहे हो, ये इसका फ्री पाथ, क्या बोलेंगे? फ्री पाथ। दिस इज द डिस्टेंस covered by the molecule between two consecutive collision, है ना? तो देखो ये जो फ्री पाथ हुआ, ये डिस्टेंस हुआ दो कॉलिजन के बीच में, जितना दूर तक। अब याद करो इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा ही रिलैक्सेशन टाइम होता है, तो वैसे ही यहां भी एक फ्री पाथ है। तो कभी देखो, कभी ये ज्यादा लंबा है, कभी छोटा है, वो डिपेंड करता है कि उसका इनकाउंटर किस ओरिएंटेशन के मॉलिक्यूल्स के साथ हो रहा है। तो इसका मतलब है मीन फ्री पाथ जो है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार कॉलिजन के बीच में। अब इसकी वैल्यू तुम देख रहे हो, कॉलिजन टू कॉलिजन डिफर कर रही है, तो दैट्स वाई अब यहां तो हर चीज डिफर ही करता है। तो हमें अगर मीन चाहिए होगा, लैम्डा का अगर मीन चाहिए होगा, तो हमें क्या करना होगा? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस डॉट 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 एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कॉलिजन से डिवाइड करना होगा। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसका कैलकुलेशन जो है, इसका कैलकुलेशन वी डोंट नीड इट। अगर कोई हमें पूछेगा अभी तो इसका कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है, लेकिन वहां पे देखो क्या करते हैं हम लोग। एक रफ आइडिया मैं तुम्हें देता हूं, पहले आप इसे राइट डाउन कर लो, फिर मैं बता रहा हूं। तो बच्चों अब मीन फ्री पाथ को समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है ताकि आप इसको समझ पाइए, ठीक है ना।
तो हालांकि इसका जो फाइनल आउटकम है वो आपको याद रहना जरूरी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको समझाया जाए। जैसे देखो, गैस के सारे मॉलिक्यूल्स तो आइडेंटिकल ही होते हैं, आपको पता है। तो सारे मॉलिक्यूल्स में तो देखो अब कॉलिजन होता कैसे। मान लो ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ये जो अपना मॉलिक्यूल है ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से, ये आगे मूव कर रहा है। अब ये जाएगा और इसका डायमीटर मान लो d। तो ये जो रेड लाइन से मैंने मार्क किया है, रेड लाइन से जो मार्क किया है, इस लाइन, दोनों लाइन के बीच में जो भी आएगा मॉलिक्यूल, उससे तो इसकी टक्कर पक्की बात है होगी ही होगी। क्लियर? उससे इसकी टक्कर जो है वो 100% होगी। मानते हो इस चीज को? दूसरी बात कि इसका टकराने का चांस उन मॉलिक्यूल्स के साथ भी है जो जस्ट, अब देखो ये जो जानबूझ के मैंने ये दो ब्लू कलर वाला बनाया, तो मैं मान के चल रहा हूं कि जो मॉलिक्यूल यहां इनके बीच ऐसे टच कर रहा होगा, ठीक है ना, इसको भी ये छूता हुआ निकल जाएगा। तो इसको भी हम लोग कॉलिजन में मान के ही चलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा ये देखो, ये डी, इसका भी डायमीटर डी, तो ये d/2 और ये भी हो गया d/2। तो टोटल हम लोग कह सकते हैं कि इस 2D के रेंज में, इस 2D के रेंज में, 2D कैसे हुआ समझ में आ रही है बात? d है बीच वाला, थोड़ा कैलकुलेशन है ध्यान देना, d है बीच वाला, ऊपर हो गया आपका d/2 और नीचे भी हो गया आपका d/2। ओके, तो अब हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि अगर इससे ऊपर चला जाए कोई या इससे नीचे चला जाए तो उससे टक्कर नहीं होगा। लेकिन ये डी वाला जो रेंज है, ठीक है ना, ये डी वाला रेंज में, तो इसमें तो पक्की बात है, इसमें अगर कोई मॉलिक्यूल्स अगर हुआ, इसमें अगर कोई भी मॉलिक्यूल होगा बच्चों, तो उससे टक्कर इसकी होगी और d/2 वाले में इस बात की चांस है। क्लियर? तो हम लोग एक सिलेंडर बनाते हैं। यहां हमने एक सिलेंडर बना लिया जिसका डायमीटर है 2D। 2D कैसे हुआ सो देखो, d इसका, d/2 इसका, d/2 इसका, तो ऑटोमेटिकली उस सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो तो होगा d। तो सीधी सी बात है, इस सिलेंडर में जिसका रेडियस है d, उसके अंतर्गत अगर कोई भी मॉलिक्यूल आएगा तो उससे इसकी टक्कर होने की संभावना बिल्कुल है। ठीक है, चलो अब ये जो इमेजिनरी सिलेंडर हमने माना है, मान लो x लेंथ का, कितने लेंथ का? x लेंथ का। तो अगर इस x लेंथ के सिलेंडर को क्रॉस करने में इसे पहले पता करो कि कितना टक्कर होगा, तो जितने इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे उतने टक्कर होंगे। तो सवाल ये है कि यहां से यहां तक आने में कितना कॉलिजन होगा। तो मान लो इसमें n मॉलिक्यूल है, इस सिलेंडर में कितने मॉलिक्यूल हैं? NCY। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिलेंडर। इस सिलेंडर में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और यही आपका इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन। ये टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन के बराबर होगा, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स होंगे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि उन सभी से टक्कर हो जाएगी। तो यानी x लेंथ चलने में, x दूरी चलने में इसके NCY कॉलिजन्स होंगे। तो सीधी सी बात है, 10 मीटर चलने में अगर 10 कॉलिजन हुआ तो आपका हर 2 कॉलिजन के बीच में 1 मीटर का फ्री पाथ मिला। बात समझ रहे हो ना? अगर मान लो 10 मीटर चलने में आपका 2 कॉलिजन हुआ, 10 मीटर चले और 2 कॉलिजन हुआ, तो 5-5 मीटर का आपका मीन फ्री पाथ हुआ। तो इसका मतलब है मीन फ्री पाथ के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिलेंडर की लंबाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सिलेंडर। और ये सिलेंडर का रेडियस कैसे हमने डी लिया वो भी आपको समझा दिया, क्योंकि ये 2D के रेंज में ये हर मॉलिक्यूल से टकराने की इसकी संभावना है। आ रही है ना बात समझ में? चलो तो अब देखो कैसे अब आगे बढ़ते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू x अपॉन NCY, फिर x अपॉन, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिलेंडर में कितना होगा जो हमने ये कंसीडर किया है। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम देख लो, पाई d² क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू x लेंथ हो गया, और ये n/v क्या है? तो जिस सैंपल में ये रखा हुआ है, सीधी सी बात है, ऐसा करेंगे पूरे सैंपल का मान लो वॉल्यूम है v, तो v वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल, इसलिए 1 में n/v, इसलिए पाई
डी स्क्वायर एक्स में कितना, तो एन बाई वी इंटू पाई डी स्क्वायर एक्स, जो हमने यहां पे लिखा है। तो ये जो हमने लिखा पाई डी एक्स स्क्वायर बाई एन इंटू एन बाई वी, ये एन है पूरे सैंपल का टोटल मॉलिक्यूल और वी है पूरे सैंपल का वॉल्यूम। क्लियर है दोस्तों? तो अब यहां से देखो, यहां से आपका ये x और ये x कैंसिल। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये सारे मॉलिक्यूल रेस्ट में, सिर्फ यही चल रहा है, और जब इनके भी मोशन को कंसीडर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा सो देखते हैं। तो अब ये x कैंसिल हो गया बच्चों, तो अपने पास देखो ये v चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या बच गया n पाई डी स्क्वायर, और x तो खैर कैंसिल हो गया, तो x को मिटा दो, x कैंसिल हो गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, तो पहले आप इसको राइट डाउन कर लो, इन सब चीजों को यहां पे राइट डाउन कर लो, ठीक है, ये तो सिंपल है, आप इसको राइट डाउन कर लो। एक सेकेंड, तो इसको आप राइट डाउन कर लो बच्चों, कर लिया आपने? वीडियो पॉज करके चलो ऊपर चलते हैं। तो अभी तक हमारा क्या आया है यहाँ पे, लैम्डा इक्वल्स टू, हमारा जो आया है बच्चों, लैम्डा इक्वल्स टू वी अपॉन एन पाई डी स्क्वायर, और v के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये आइडियल गैस है तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ओके, तो p और v के जगह v, इसको लिख सकते हैं n अपॉन एन नॉट इंटू आर टी, फिर लिख सकते हैं p इक्वल्स टू, और r बाई एन नॉट को k लिख सकते हैं बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं n के टी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो v इक्वल्स टू लिख सकते हैं बच्चों n के टी अपॉन p। अब ये रिप्लेसमेंट यहां कर दो, तो लैम्डा मीन इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई n, n के जगह n पाई डी स्क्वायर, अब v के जगह ये पूरा रिप्लेसमेंट करो, तो लैम्डा इज इक्वल टू v के जगह ये पूरा रखोगे तो ऊपर में आ जाएगा n के टी डिवाइडेड बाई n पाई डी स्क्वायर इंटू पी, पाई डी स्क्वायर इंटू पी। अब देखो n से n हो गया कैंसिल, तो बच्चों लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आई, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर अपॉन पाई डी स्क्वायर पी, ये आपका मेन फ्री पाथ आया। बट इन दिस केस, वी assume but in this case we assume all other molecules at rest, which is not true, जो ट्रू नहीं है। तो बच्चों इसको आप जल्दी से लिख लो, इसको जल्दी से लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लिख लिया आपने? चलो, लेकिन इफ वी कंसीडर मोशन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, देन जो ये लैम्डा मीन आएगा आपका बच्चों, नीचे में √2 टाइम्स आएगा। तो अपना फॉर्मूला क्या आया, के टी अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू पी। दोस्तों दरअसल ये फॉर्मूला आएगा के टी अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर पी। तो आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला याद करके जाना है, क्योंकि आप पता है आपको कि गैस के मॉलिक्यूल्स सारे मूव करते हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी मॉलिक्यूल्स बैठा रहेगा और ये इसके लिए वेट कर रहा होगा। तो ये आप याद रखना बच्चों।
तो ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है। और अगर आप सारे डेरिवेशंस को नहीं भी याद रखते हो तो लास्टली आप ये दिमाग में रखना कि ये k जो है आपका, ये आपका बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ठीक है। और आपका p प्रेशर है, p क्या है बच्चों, प्रेशर। और t टेम्परेचर है, t टेम्परेचर आप देख ही रहे हो। और यहाँ पे d जो है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर। अब ये जो आपका मीन फ्री पाथ है ये बॉडी के बहुत सारे प्रॉपर्टी पे इफेक्ट डालता है, बहुत सारे प्रॉपर्टी पे, लाइक उसकी विस्कोसिटी वगैरह इसी से डिसाइड होती है बच्चों, डिफ्यूजन भी इसी से डिसाइड होता है। तो आप ये सब थोड़ा ध्यान रखना और मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला आप अच्छे से रखना, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर एंड हो गया। अब इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंपटीशन में आए हुए और नॉर्मल भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स केटीजी पे करूंगा और उसके बाद हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ओके।